दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, कुछ अमेरिकास के ऊपर चला जाए। पहले से साउथ अमेरिका चलते हैं। अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट हैं एक्सट्रीम राइट के जेवियर मिलेई ने अभी एक बजट अप्रूव कराया है अपनी पार्लियामेंट से, जो कि हैवी रिफॉर्म पैकेज है और इससे इन्वेस्टमेंट को इंसेंटिव्स मिलेंगी, प्राइवेटाइजेशन के मामला देखे जाएंगे, स्टेट ओन जो कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं वो प्राइवेटाइज किए जाएंगे, टैक्सी सिस्टम को ओवरहॉल किया गया है। और जेवियर मिलेई की ये जो एक इलेक्शन के दौरान ही उसने कहा था कि मैं 2024 के एंड तक ज़ीरो बजट डेफिसिट लाऊंगा और वो इसको कामयाबी मिलेगी। इस बिल को पहले सेनेट ने रिफ्यूज़ किया हुआ था, लेकिन अब ये पास हो गया है। ज़ाहिर है एक्सट्रीम राइट के हैं और अमेरिका में बाइडेन सरकार है जो कि राइट विंग की है, तो लेफ्ट विंग की है। तो वो ज़ाहिर है ट्रंप के साथ इनकी मुलाकात हुई थी कुछ 2-3 महीने पहले, उसमें दोनों बहुत प्यार से मिले थे। और जेवियर मिलेई अमेरिका के अर्जेंटीना दोस्त हो जाएगा अगर ट्रंप गवर्नमेंट में आते हैं तो। अजीज दोस्तों, साउथ अमेरिका में क्यों इतनी नज़र है? अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली, ये 3 कंट्रीज साउथ अमेरिका के हैं जिस पे अमेरिकन सरकार की बहुत नज़र रहती है। इसकी वजह यह है कि दुनिया का मेजॉरिटी लिथियम का जो ख़जाना है वो इन 3 कंट्रीज़ में है, अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली। आपको ये अमेरिकन डिफेंस की लेडी जो अपने सरकार के सामने कुछ चीज़ें पेश कर रही थी, अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, कांग्रेसमैन और सेनेटर्स के सामने, वो बताती हैं क्लियरली। Is there anything that we haven't asked today that you could speak about that would help us help you? Well, thank you, Congressman. It's really just the attention and the focus on this region and show that this region matters. This region is full of resources, and I worry about the malign activity of our adversaries taking advantage of that, looking like they're investing when they're really extracting. We have the lithium triangle in this region. 60% of the world's lithium, Argentina, Bolivia, Chile, have this. And it's taking resources away from these countries and from their people that are trying to deliver, these democracies that are trying to deliver for their people. You said that 60% of the lithium in the world supply of lithium comes from South America. What percentage of that 60% is actually controlled by the PRC? I don't have the answer to that, but I could try to get that for you from one of our interagency partners. Would you say it's a significant amount? It's when you talk to the U.S. ambassadors for Chile and Argentina, and then the companies that are there, the aggressiveness of the PRC and the ground game that they have with the lithium is very advanced and very aggressive. Yeah, look, I don't think that combating China, combating the PRC in South America, I do believe that that's our greatest threat. It's just going to take military. It's going to be the military. Although you all do a great job in the partnerships, it's actually an economic. And I believe that for far too long we have ignored our own backyard and allowed Russia, China, Iran, adversaries to the United States to actually make great footholds into our region. अब ये कहती हैं कि हम नहीं चाहते कि ये ख़जाना किसी और के हाथ में जाए, क्योंकि दुनिया के हर ख़जाने पे तो आपकी नज़र होती है। इराक में पेट्रोल है तो आपका मसला, वेनेजुएला का पेट्रोल है तो आपको वो मसला, ईरान का पेट्रोल है तो आपको मसला, सऊदीया का पेट्रोल है तो आपको मसला। लिथियम की बात आए तो लिथियम, आपको पता है कि आजकल गाड़ियों की बैटरी, कंप्यूटर्स की बैटरी, मोबाइल्स की बैटरी, लिथियम हर जगह यूज़ हो रही है। लिथियम अब एक मोस्ट सॉर्ट ऑफ आउट ख़जाना है जिसके ऊपर सबकी नज़र होती है। चाइना भी अफ़गानिस्तान से लिथियम निकाल रहा है। तो ये इनकी कोशिश है कि अर्जेंटीना इनके कंट्रोल में आ जाए, इसीलिए अर्जेंटीना की इकोनॉमी को बर्बाद किया है। वेनेजुएला दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑयल डिपो रखता है, उसके ऊपर भी पाबंदियां लगा के उसकी इकोनॉमी बर्बाद की है। और बोलीविया भी इनके कंट्रोल में नहीं आता था, तो अब से 3 दिन पहले बोलीविया में
CIA ने कोशिश की कि मिलिट्री कू हो जाए और मार्शल लॉ आ जाए, लेकिन बोलीविया के लोग और बोलीविया के पॉलिटिशियंस, प्रेसिडेंट, सब ने उसको पकड़ लिया और बोलीविया के वो जो आर्मी चीफ थे वो गिरफ्तार हो गए। CIA का एक पूरा प्लॉट नाकाम हो गया और वो बोलीविया में कुछ कर नहीं सके। अजीज दोस्तों, मैं आपको पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ कि अमेरिका ने पूरी दुनिया में रेजिम चेंज के नाम पे, डेमोक्रेसी लाने के नाम पे कितने मुल्कों में ऑपरेशन किया है। हजारों में बात जाती है, पिछले 70 सालों में अगर आप देखें तो हजारों में जाती है। उसमें आधे से ज़्यादा साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के ऊपर है, पनामा में, कोस्टा रिका में, अर्जेंटीना, चिली, ब्राज़ील, एक्वाडोर, बोलीविया, एल सल्वाडोर, सब में ये अमेरिका के एरियाज ऑफ कंसंट्रेशन होते हैं। लेकिन अब अमेरिका की इन चीज़ों से दुनिया वाकिफ हो चुकी है। अब अजीज दोस्तों आते हैं नॉर्थ अमेरिका की तरफ। 3-4 महीने बाद हैं अमेरिका के इलेक्शन। डेमोक्रेट कैंडिडेट हैं जो बाइडन, रिपब्लिकन कैंडिडेट हैं डोनाल्ड ट्रंप। दोनों के दरमियान पहला डिबेट हुआ CNN में। देखें, अमेरिकन इलेक्शंस में डिबेट्स का बड़ा किरदार होता है और 3 या 4 डिबेट होते हैं जिनको बैरोमीटर माना जाता है इलेक्शंस के हवाले से। और इस डिबेट के हवाले से क्लियरली सबकी एक ही राय थी कि जो बाइडन को बुरी तरह से हरा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। अब जैसे ये आपके सामने एक छोटी सी 1 मिनट की वीडियो रख रहा हूँ कि ये कह रही हैं कि आज की रात जो डिबेट हुई उसमें ये देखना था कि जो बाइडन का स्टेमिना और एबिलिटी है, जो जॉब इसको अगले 4 साल के लिए दी जा रही है यानी प्रेसिडेंशियल पोजीशन के लिए, तो आज उसने साबित कर दिया कि उसके पास वो स्टेमिना और एबिलिटी नहीं, वो तो उल्टा उसके गले पड़ गया आज का डिबेट। That said, I too was on the phone throughout much of the debate with Obama world people, with Democrats, with people who are political operatives, with campaign operatives. My phone really never stopped buzzing throughout. And the universal reaction was somewhere approaching panic. The people who were texting with me were very concerned about President Biden seeming extremely feeble, seeming extremely weak. And, you know, I'll just reiterate what I said earlier. President Biden had one job tonight, and it was one primary job. And yes, it was to litigate Donald Trump's, you know, criminality and all of those things, but he had to settle his own party. He needed to settle Democrats. Democrats, you know, they always talk about Democrats are bedwetters and Democrats are always panicking. Yes, Democrats are always panicking. They're always scared, right? They're always thinking they're going to lose. Like Democrats are very pessimistic. This is just Neurotic. who they are. They're neurotic. But Joe Biden's job was to reassure them tonight. His job was to calm his party, to make them feel that, yes, I can do this. I have 4 more years in me. I have the ability and the stamina and the strength to do 4 more years. He did not do that. He did the opposite of that. He made them more panicked. The people who were texting me were even more panicked. They actually expected it to be better than it was. And now they're in I won't say a full-fledged panic, but it's getting there. इसी तरह ये डेमोक्रेट गवर्नर हैं, जो बाइडन के सरोगेट हैं, बिल्कुल जो बाइडन की टीम का हिस्सा हैं। गेविन न्यूसम, उसने साफ कहा है कि हम सब की ज़िंदगियों में ऐसी रात आती हैं, कभी आपके पास अच्छे मोमेंट्स होते हैं, कभी आपके पास बैड, लेकिन आप नेक्स्ट डे उठते हैं और उसको आगे बढ़ा के, उसको हटा के आप वो करते हैं। We've all had those nights. All of us. Not one person watching hasn't had those nights. You well, give we've up, not all been in presidential. but it's not about debates. You have good moments, you have bad moments. You wake up the next day, you dust it off, and you move forward. It's all about resiliency. That's what the क्लियर अल्फाज में कह रहा है कि आज का डिबेट जो बाइडन हार गया। अजीज दोस्तों, ट्रंप से जब पूछा गया कि जो बाइडन क्या कह रहे हैं, आप इसका जवाब देंगे,
तो उसने कहा मुझे समझ ही नहीं आती कि ये क्या कह रहा है। Move until we get the total ban on the total initiative relative to what we can do with more border patrol and more asylum officers. President Trump? I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Look, जो बाइडन को याद ही नहीं रहता, कब कई सवालात के ऊपर वो सोचता रहा एक्चुअली दैट इस तरह। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट है, डेमोक्रेट पार्टी में इस वक्त इमरजेंसी लगी हुई है। ये साजिद तारड़ हैं, इन्होंने कहा कि आज के डिबेट के बाद बुढ़े जो की पुअर परफॉर्मेंस नज़र आ गई, डेमोक्रेट इस्टेब्लिशमेंट जो कि बराक ओबामा लीड कर रहे हैं वो अब प्लान बी की तरफ जा रहे हैं। CNN जो कि क्लिंटन न्यूज़ नेटवर्क बना हुआ है वो रो रहा है, मुल्क इस वक्त तबाही के उस पर आ गया है। CNN के जो पैनल बैठा था बाद में इसके डिस्कस करने के लिए, उन्होंने साफ कहा कि अब डेमोक्रेट पार्टी की स्ट्रेटेजी देखनी होगी कि वो कितनी जल्दी जो बाइडन को हटाते हैं इस पोजीशन से। जो बाइडन इस पोजीशन के लिए बिल्कुल नाकाम है, बिल्कुल नाकारा है, बिल्कुल अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए वो इस काबिल नहीं है। और अजीज दोस्तों, डिबेट के बाद जब भी पब्लिक के मिलने के लिए गया तो ऐसा लग रहा था कि कोई रोबोट है जिसको बटन से कोई चलाता है। ऐसे इसकी बीवी जिल बाइडन जो है वो उसको लेके चल रही थी, उससे 2 स्टेप्स जो स्टेज के थे वो उतरे नहीं जा रहे थे, वो पकड़ के चल रहा था। जो बाइडन टोटली एक फेलियर है और इसके लिए कोई मतलब वो नहीं है, बकवास बात करता रहा। इसने कहा कि बॉर्डर पेट्रोल यूनियन है ना, वो मेरे सारे प्लान को इंडोर्स करती है, मेरी पोजीशन को इंडोर्स करती है और हम एक साथ हैं। वो जब बोल रहा था तो नीचे जो वो बॉर्डर पेट्रोल यूनियन के मैसेज आ रहे थे कि टू बी क्लियर, हमने कभी 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 नहीं तुम लोगों को इंडोर्स किया बाइडन। तो इस तरह जो बाइडन को मुंह तोड़ जवाब दिए हैं ट्रंप ने। प्रेसिडेंट बाइडन ने स्टेज पे एक सवाल के जवाब में कहा कि जब मैंने ऑफिस लिया तो अमेरिका में इन्फ्लेशन नहीं था, यानी 2020 में जब ये प्रेसिडेंट बना, जो कि आरोप है कि ना कोविड के बाद ट्रंप के ज़माने में महंगाई आई थी। ट्रंप ने इतने बड़े कोविड जो पैंडेमिक था उसके दौरान भी इन्फ्लेशन महंगाई नहीं बढ़ने दी, लेकिन ये कह रहा है कि जब मैंने ऑफिस ली 2000 में तो इन्फ्लेशन नहीं था, महंगाई नहीं थी। ये कह रहा है कि इकोनॉमी आज तबाह है, ये एक्सेप्ट कर रहा है स्टेज पे खड़ा होके कि आज इकोनॉमी तबाह है। तबाह किसने किया? अजीज दोस्तों, CNN के इस डिबेट के बाद ब्रिटिश मैगजीन इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि ये एक हॉरिफिक परफॉर्मेंस थी और इससे जो बाइडन की एंटायर कैंडिडेसी है ना वो डाउट में आ गई है। जो बाइडन इस प्रेसिडेंशियल डिबेट में बिल्कुल नाकाम रहा और डोनाल्ड ट्रंप का जो बाइडन मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता। इसी तरह फाइनेंशियल टाइम्स ने भी ये कहा है कि ये डिबेट अब हमें बता रहा है कि डेमोक्रेट्स के लिए अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई, अभी भी वो कोशिश करके अपना नया प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ला सकते हैं। अजीज दोस्तों, इस प्रेसिडेंशियल डिबेट ने हमारी वो बात, आपको याद है कि मैं कितने 3-4 सालों से जब से बाइडन की सरकार आई है मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बाइडन एक हैंडीकैप्ड आदमी है, उसकी वाइस प्रेसिडेंट भी हैंडीकैप्ड है, दोनों क्वालिफाई ही नहीं करते और अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट डीप स्टेट के लिए ऐसे ही हैंडीकैप्ड प्रेसिडेंट्स की ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी पॉलिसीज़ को चला सकें और अपना काम करते रहें। और अब साबित हो गया है कि एक डिबेट ने जो बाइडन को पछाड़ के रख दिया है। आप खुद सोचें कि जो अमेरिका में खड़ा होके
CNN में सुना यह भी है कि CNN ने सारे सवाल 6 दिन पहले ही बाइडेन को दे दिए थे ताकि उसकी टीम इसको तैयार करवा सके। CNN में, जो कि लेफ्ट विंग का एक हथियार है, खड़ा होके जो बाइडेन एक अमेरिकन कैंडिडेट से डिबेट नहीं कर सकता, वो कैसे रशिया, चाइना, इंडिया, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कैसे वर्ल्ड पावर्स के साथ डील कर सकता होगा? वो क्या बात करता होगा जो इधर खड़ा होके अमेरिका के अंदर, अमेरिका के एक कैंडिडेट के सामने डिबेट में इसको कुछ बात करनी नहीं आती, वो उधर अमेरिका का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखता होगा? पिछले 4 साल में इंटरनेशनल मामलात में अमेरिका की जो ग्रिप है ना इश्यूज पे, वो कमज़ोर होती गई है। आज़ीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।